Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we will cover blood clotting. Okay, and we can see the formation of clot. How the clot is formed whenever we have a injury. ठीक है, जब भी कोई कट लग जाता है तो वहाँ पे थोड़ी देर में खून जो है जम जाता है। वो क्लॉट कैसे बनता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। So in this diagram you can see the blood vessel is ruptured. ये blood vessel rupture हो गई है जहाँ से blood is coming out. After some time you can see this blood is clot. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, clotting हो गई है. In this part you can see clotting happens. So formed clot, plug clot. So clot करने में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जो शुरुआत होती है क्लॉट बनने की वो प्लेटलेट्स ही करते हैं. इनिशिएशन इज डन बाय द प्लेटलेट्स, राइट. सो प्लेटलेट्स कम हियर, दे entangled over here and after some time a very fine thread like structure is formed. ये थ्रेड जैसे आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं फाइब्रिन प्रोटीन. फाइब्रिन प्रोटीन बन जाती हैं. ये इंसॉल्युबल प्रोटीन होती हैं और इसके अंदर जो फंसे हुए हैं वो होते हैं आपके ब्लड के सेल्स. ठीक है, और ये बन गया आपका क्लॉट. तो क्लॉट बनने के लिए अराउंड 4 to 8 मिनट्स लगते हैं क्लॉट फॉर्मेशन में, राइट. सो हियर वी विल सी इन दिस वीडियो हाउ द क्लॉट इज फॉर्म. ओके, आप देखोगे यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये रप्चर हो गई है वेसल और धीरे धीरे ये सेल्स जो है यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे और ये सारा यहाँ पे ये क्लॉट बना लेंगे. सो लेट्स सी इन दिस वीडियो व्हाट इज हैपनिंग. सी all the cells entangled over here in a fine thread like network. ठीक है, एक जाली जैसा मैश जैसा नेटवर्क बन जाता है. ऐसे ऐसे ये थ्रेड से बन जाते हैं. इनको बोलते हैं फाइब्रिन प्रोटीन्स. ठीक है, ये फाइब्रिन प्रोटीन्स के जो है ये मैश जो है फाइब्रिन प्रोटीन्स का होता है. अब आप देख सकते हो इस वीडियो में कुछ फैक्टर्स और भी दिखाए. फैक्टर नंबर 7 और 12 भी दिखाया हुआ है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. तो यू नो इन ब्लड क्लॉटिंग देयर आर 12 फैक्टर्स. ठीक है, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर. 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें जो याद करने हैं वो कुछ ही हैं. वो हमें जो ध्यान से याद करने होंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो, दोबारा मैं दिखाती हूँ इस वीडियो को आपको. 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स में दिखेंगे. ये देखिए, ये जो आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, ये 7 है, ये 12 है. लास्ट में देखा हमने कि क्लॉटिंग फैक्टर्स और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो इस क्लॉट को फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट. सो हम नाम सबके याद करेंगे, लेकिन जो हमें ध्यान रखने हैं वो कुछ ही हैं, 5-6 हैं, वो हमें याद रखने हैं. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड में क्लॉट बनता कैसे है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द ब्लड वेसल. सो दिस इज द ब्लड वेसल, ये हमारी ब्लड वेसल है. एंड यू नो दैट ब्लड के जो सेल्स, ब्लड वेसल के जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही पतले सेल्स होते हैं. एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, ये पतले पतले जो सेल्स होते हैं आपको इनको स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हो ना. लेकिन अगर ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम दूसरा नाम दे देते हैं. इनको बोलते हैं एंडोथीलियम सेल्स. क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम सेल्स. तो ये जो सेल्स हैं इनको मैं लिख देती हूँ, दीज आर द एंडोथीलियम सेल्स, इजंट इट. आफ्टर सम टाइम यू विल सी, थोड़ी देर बाद अगर आप देखो कि इसमें क्लॉट, अगर मैं यहाँ पे इसको इंजर्ड कर दूँ इस वेसल को, सबसे पहले मैं इनमें जो है सेल्स जो है और बना लेती हूँ. इसमें क्या क्या है, रेड ब्लड सेल्स आ गए फ्लोटिंग इन द प्लाज्मा. रेड ब्लड cells are present in our blood vessel and inside the blood vessel, and there are WBC, है ना. WBC रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं तो ये हम WBC बना लेते हैं. ओके, और क्या होते हैं इसमें, प्लेटलेट्स होते हैं. सो दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्लेटलेट्स. सो ये जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं. प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं. सेल नहीं होते, ये सेल के होते हैं टुकड़े. ठीक है, तो ये हो गए प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं क्लॉट बनाने में. ठीक है, प्लेटलेट्स और आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस केवल डब्ल्यूबीसी सेल्स के अंदर होता है. ये डब्ल्यूबीसी सेल्स है, इनके अंदर होगा क्या, न्यूक्लियस. whereas RBC और platelets are irregular, isn't it? Now let us make this vessel ruptured. यहाँ पे हो गया कट. ठीक है, ये लग गया है कट. तो ये जो सेल्स हैं ये हो गए हैं रप्चर्ड. ये सेल्स जो है रप्चर हो गए हैं. ठीक है, ये सेल हो गए रप्चर. तो ये जो रप्चर सेल्स होते हैं
ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स होंगे दे गेट एंटेंगल्ड ओवर हियर। प्लेटलेट्स यहाँ पे आएंगे और प्लेटलेट्स से स्ट्रक्चर्ड वेसल से जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट प्लेटलेट्स भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, अच्छा एक और चीज, ये जो आपके ब्लड सेल्स हैं ये किस में फ्लोट कर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग इन द प्लाज्मा। सो हियर इज योर प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में होती हैं प्रोटीन्स, है ना, हमने प्रोटीन्स पढ़ी थी, फाइब्रिनोजन एंड देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है ना। और जिसमें से कि फाइब्रिनोजन जो है हेल्प करती है किसमें, क्लॉट बनाने में, है ना। फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, वो हेल्प करेगी आपको क्लॉट बनाने में। तो हम ये बात डिस्कस जो करनी है वो इस पोर्शन पे आप फोकस करिए कि ये इंजर्ड वेसल जो है, इंजर्ड जो टिश्यूज हैं ये आपके वेसल्स के, और ये प्लेटलेट जो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रही है ना, इनकी हमें बात करनी है। सो डैमेज टिश्यू लिख सकती हूँ इनको, लेट मी टेक अनदर कलर। जस्ट वेट। So I can write here damaged tissue. Damaged tissue and your disintegrated platelet. Disintegrated platelets. Isn't it? They are going to secrete what? प्रोटीन, लिपोप्रोटीन है ये, इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब आप ध्यान से सुनिए क्या क्या हो रहा है। पहले डैमेज टिश्यू यानी कि जो हमारी वेसल्स है जो टूट गई है उसके जो है टिश्यूज जो है यानी कि एंडोथेलियम जो है वो ब्रेक हो गया है, वो डैमेज टिश्यू और वहां पे जो प्लेटलेट्स आएंगे वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे उसके टच में आते ही, वो दोनों सिक्रीट करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक लिपोप्रोटीन होता है, इट इज अ लिपोप्रोटीन यानी कि ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, इजंट इट। और यू नो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपको थ्रोम्बोसाइट्स से आपको याद रखना है कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या बनाएंगे, पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन बनेगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या करेगी, कैल्शियम आयंस के पास जाएगी, कैल्शियम आयन ले लेगी। ये सपोज थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है, इसके पास आ गए कैल्शियम आयन। अब ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिनेज। नेज आ गया तो ये क्या होगा, एक एंजाइम है, इन्होंने बना दी एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज आप देखिए दो काम करेगा, पहले तो ये इनएक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट हिपैरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हिपैरिन को इनएक्टिवेट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज हिपैरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट, यानी कि इस ब्लड में अगर हिपैरिन प्रेजेंट है तो इस ब्लड में क्लॉट नहीं बनने देगा। ओके, इट प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्लॉट नहीं बनने देता है। तो यहाँ पे तो हमें क्लॉट बनाना है, तो ये तो एंटीकोएगुलेंट है, नहीं बनने देगा, है ना। तो इसको सबसे पहले इनएक्टिवेट करना है। सपोज यहाँ से ये वेसल्स जो है यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ये रप्चर हो गई, तो यहाँ पे जो भी हिपैरिन है उसको इनएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो पहला काम तो प्रोथ्रोम्बिनेज का ये होता है। दूसरा फंक्शन इस प्रोथ्रोम्बिनेज का होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करना, थ्रोम्बिन में चेंज करना। Prothrombin is an inactive protein which is present in the blood. It convert into active protein thrombin. ठीक है, तो आपके ब्लड में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन आता है कहाँ से, लिवर से। लिवर कंटिन्यूसली हमारे ब्लड में एक प्रोटीन बनाते रहते हैं जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, ये प्रोथ्रोम्बिन है। ये लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इसे एक्टिव फॉर्म में कौन करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। कौन करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। और इस प्रोसेस में भी कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के पास जाएगी तब बनेगा थ्रोम्बिन। अब एक और चीज, यहां से लिवर से एक और प्रोटीन निकल रही है, दैट इज फाइब्रिनोजन। ये सॉल्युबल प्रोटीन होती है, ब्लड में सॉल्युबल होती है ना। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन। फाइब्रिन इज एन इनसॉल्युबल एंड दिस इज द क्लॉट एक्चुअली। ठीक है,
फाइब्रिनोजन क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है। और फाइब्रिन हो गया क्लॉट। इसमें कौन हेल्प किया? थ्रोम्बिन। कौन हेल्प किया? थ्रोम्बिन प्रोटीन ने हेल्प किया। थ्रोम्बिन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये एक्टिव फॉर्म में जो फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल प्रोटीन है उसको क्या कर देगी? फाइब्रिन यानी कि इनसॉल्युबल फॉर्म बना देगी। तो यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं फाइब्रिन के मैश, है ना। फाइब्रिन का मैश बन जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी कॉल क्लॉट। नाउ इसको बोलेंगे हम क्लॉट, और यहाँ पे ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल्स भी मिलेंगे, यहाँ पे WBC मिलेंगे, जो फ्लोट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे और फंस जाएंगे उसमें जाल में। तो वो फंस जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? धीरे धीरे वहां पे एक क्लॉट बन जाएगा। इजंट इट? अब बात होती है विटामिन के की। विटामिन के is very useful vitamin for the formation of prothrombin and for the formation of fibrinogen। इसके लिए विटामिन के की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आपकी बॉडी में, इसीलिए हम कहते हैं विटामिन के फूड जो है प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग, रोकता है ब्लड क्लॉटिंग, है ना। राइट, सो विटामिन के is very helpful to for the formation of clot, isn't it? Not prevent clotting, sorry, I said prevent clotting. It helps in the formation of clot, isn't it? So vitamin K की डाइट हमें अच्छे से लेनी चाहिए, तभी हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जैसी प्रोटीन बन सकती है, नहीं तो नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो क्लॉट नहीं बनेगा। अच्छा, एक और एक डिजीज आपने सुनी होगी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज में आपने सुना होगा कि क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, बट ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है। दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। अगर इस पर्सन को कभी भी कट लग जाएगा तो उसको ब्लड तो फ्लो होता ही रहेगा, ब्लड होता रहेगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उस पर्सन की हो जाएगी डेथ, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया है। मैंने म्यूटेशन में पढ़ाया हुआ है हीमोफीलिया के बारे में, तो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर इन डिटेल, राइट। नाउ हियर आर सम terms, these are actually the what? These are actually the clotting factors. ये आपके हैं clotting factors। तो आप देख सकते हो 12 clotting factors हैं, जो 6th वाला है वो it is does not exist, ओके। तो ये कोई clotting factor नहीं है, आपको याद करना है 12 clotting factor। Now how you will remember? Let's see the mnemonic for this. So you can draw one what? पहाड़ बनाओ, mountain, and you can see on this mountain some foolish people are trying to climb. कुछ foolish people है, okay, you can see these are the foolish people try climbing slope, ठीक है। these are the foolish people, कुछ पागल लोग हैं जो चाह रहे हैं चढ़ना ऊपर, उन्हें पता नहीं है कि वो गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो foolish people try climbing सॉरी लॉन्ग स्लोप, बहुत लंबा है, लॉन्ग स्लोप है, ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेशन, किसका सेलिब्रेशन? क्रिसमस का, यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है, ओके, ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यू कैन सी आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस को इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया यहाँ पे अच्छे से। आफ्टर क्रिसमस क्या हुआ? आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन, कुछ लोग यहाँ से धड़ल्ले से गिर पड़े। सम पीपल हैव फॉलन, इजंट इट? ये कुछ लोग हैं जो गिर पड़े, तो सम पीपल हैव फॉलन, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, बट you have to remember these main, that is foolish आपको याद रखना है, फाइब्रिनोजन, पीपल से प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम एंड हियर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो लेबाइल फैक्टर इज देयर, देन एस से स्टेबल फैक्टर, ए से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, सी से क्रिसमस फैक्टर, एस से स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, P से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA, एंड H से हेजमेंट फैक्टर एंड F से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं which help
टू क्लॉट द ब्लड। ओके, तो हमने देखा फाइब्रिनोजन देखा, प्रोथ्रोम्बिन देखा, थ्रोम्बोप्लास्टिन देखा, कैल्शियम आयन देखे, है ना। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या होता है कि जब हमारी जो वेसल है जब डैमेज हो जाती है, अब देख सकते हो ये जब वेसल डैमेज हो गई है तो यहाँ पे जो डैमेज सेल्स हैं या डैमेज टिश्यू है वो क्या वो और डिसइंटीग्रेटेड प्लेटलेट्स दे आर गोइंग टू सिक्रेट व्हाट, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये ग्लिकोप्रोटीन होता है, ये कैल्शियम आयन से मिलके प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है वो बनाता है। ये एंजाइम पहले तो इनएक्टिव करती है हेपेरिन को और एक्टिवेट करती है प्रोथ्रोम्बिन को, एक्टिवेट करती है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज याद करना जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिनेज याद हो गया तो आधा कर दो प्रोथ्रोम्बिन हो गया, है ना, और इसका भी आधा कर दो तो थ्रोम्बिन हो गया। तो बड़ा नाम पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये तीनों आपको सीरीज में याद हो जाएंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे याद रखेंगे, थ्रोम्बोसाइट से। प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट से पहली जो लिपोप्रोटीन बन रही है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये चार नाम याद हो गए। अब क्या याद करना, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन याद रहेगा तो फाइब्रिन ऑब्वियसली याद आ जाएगा, है ना। तो प्रोथ्रोम्बिनेज को आधा कर दो प्रोथ्रोम्बिन, उसको भी आधा कर दो थ्रोम्बिन। ये सीरीज में काम चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, कैल्शियम आयन कहाँ का जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है कैल्शियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट करने के लिए और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आयंस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कैल्शियम आयंस, वाइटामिन कौन सी यूज हो रही है, वाइटामिन के, है ना, प्रोटीन्स यूज हो रही है यहाँ पे, एंजाइम्स यूज हो रही है यहाँ पे, isn't it? Let's move ahead now. नाउ एज आई सेड, देखो क्लॉट अगर अगर ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो हमारी ब्लड में क्लॉट क्यों नहीं बन रहा है, अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्लॉट क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि देयर आर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। सो इन आवर ब्लड वेसल देयर आर natural anticoagulant and that is called heparin. You know heparin is secreted by your basophil cell. basophil cell का न्यूक्लियस कैसा था, एस शेप का न्यूक्लियस था, याद है कुछ, है ना। ये बेसोफिल सेल्स जो होते हैं और मस्ट सेल्स जो हमारे टिश्यू में प्रेजेंट है दे आर गोइंग टू सिक्रीट हेपेरिन एंड ऑल्सो योर लिवर ऑल्सो सिक्रीट हेपेरिन। दिस इज एन एंटीकोएगुलेंट, यानी कि ये प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे आपके ब्लड में ये यहाँ पे जो इकट्ठे हो जाएंगे सेल्स तो उनको क्लॉट बनने से रोकेगा। इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो हो सकता है क्लॉट बन जाए, तो उनको रोकेगा कौन, हेपेरिन रोकेगा। और एक और है एंटीप्रोथ्रोम्बिन। एंटीप्रोथ्रोम्बिन मतलब ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज नहीं होने देगा। प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में चेंज ही नहीं होगा क्लॉट नहीं बनेगा, isn't it? So these are the anticoagulant factors which are present in your blood, isn't it? अब एक और चीज आपने लीच देखे हैं, दिस इज अ लीच। लीच के पास भी एंटीकोएगुलेंट फैक्टर होता है जिसका नाम है हिरियोडिन, है ना। यहाँ के सलाइवा जो निकाल रहा है ये हिरियोडिन, इसमें क्या है, सलाइवा जो निकाल रहा है इसमें क्या है, हिरियोडिन है ना। लीच के सलाइवा में होता है हिरियोडिन। हिरियोडिन एक प्रोटीन होती है, ये क्या करेगी, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगी। तो इस लीच का ट्रीटमेंट कराते हैं जब कहीं भी ब्लॉकेज हो जाता है, हमारी वेसल्स जो है अंदर क्लॉटिंग हो रही है उसमें, तो ये हिरियोडिन का ट्रीटमेंट होता है, लीच से ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसलिए। नाउ व्हाट इज थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या होता है, अगर हमारे वेसल के अंदर क्लॉट बन गया, यहाँ पे हमारे वेसल में क्लॉट बन गया तो क्लॉट बनने के बाद क्या होगा, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं दे कैन नॉट मूव, ये निकल ही नहीं पाएंगे, क्लॉट बनेगा तो ये क्या आएंगे, बाहर आने लग जाएंगे, है ना। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट। सो दिस क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बस एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इज कॉल्ड thrombosis. Formation of clot in the blood vessel is called thrombosis, isn't it? और ये हमारे हार्ट में क्लॉट हो गया तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हार्ट की जो वेसल्स हैं उनमें क्लॉट बन गया तो सप्लाई कौन करेगा हार्ट को, अल्टीमेटली हार्ट को काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही आपका ब्रेन, isn't it? आपका ब्रेन भी जो है यहाँ पे बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं उनमें क्लॉट हो गया तो दैट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम, हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज, isn't it? सो ये क्लॉट नहीं बनना है चाहिए हमारी बॉडी में, इसके लिए हमारे पास एंटीकोएगुलेंट नेचर ने ऑलरेडी दिया हुआ है हेपेरिन नाम का। ओके, क्लियर? So thank you for watching my video. Hope you liked my lecture and please subscribe my channel on the daily basis. I am uploading one video for you all.
and after that, as I complete all the chapters of 11th and 12th biology, then after I will start the question answers. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स का रिविजन स्टार्ट करेंगे, पर पहले मैं एक बार सारे चैप्टर्स अपलोड कर दूंगी. ओके, so please like my channel and also subscribe it. Thank you.